हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। उसमें अपन देख रहे थे कि रिएक्शंस किस तरीके से होती है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन अपन देख रहे थे। ओके, उसी को अपन कंटिन्यू देखने कुछ रिएक्शंस और हैं उन्हें और देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लेते हैं फॉर्मेशन इसमें आज जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो गिरनियर रिएजेंट है। देखो, गिरनियर रिएजेंट है आपका किसी का, आपका क्या RNGX होता है। ये जो गिरनियर रिएजेंट है ये होता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का मतलब होता है कि आपके कोई ऑर्गेनिक स्पीसीज जुड़ी हुई होगी, साथ में उससे मेटल अटैच हो, उसे अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ओके, जब जब किसी मेटल के साथ अगर कार्बनिक स्पीसीज जुड़ी हुई होती है, यानी कि कोई आपके एल्केलिक या एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ होता है, उसे अपन ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कहते हैं। यानी कार्बन और अगर कोई मेटल का बॉन्ड बनता है तो वो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। ओके, जो RNGX है वो मोस्ट गिरनियर रिएजेंट कहते हैं जिसे, वो क्या होता है आपके बेसिकली मोस्टली सभी रिएक्शंस में यूज होता है। आप चाहे किसी भी चैप्टर में देख लेना, चाहे अल्कोहल देखो, चाहे फिनोल देखो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड देखो भाई, चाहे अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स देखें, सभी में जब रिएक्शंस करवाते हैं आपके गिरनियर रिएजेंट्स तो प्रेजेंट होगा, वो किसी ना किसी से तो रिएक्शंस करेगा ही, है ना। तो उसी तरीके से अपन जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखेंगे उसमें भी आपके रिएक्शंस करता है। ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि OMC भी कह सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं या रिएजेंट बोलो, कंपाउंड। अब बात आती है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, क्या NaCN भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकता है क्या? NaCN का मतलब क्या, ऑर्गेनो कंपाउंड्स की जो डेफिनेशंस है कि जो कार्बन और मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए वो एग्जैक्ट है क्या या नहीं है। देखो ये आपके 90% बोल सकती हूँ या 95% जो केस होंगे उनमें तो ये आपके वरी करेगी, यानी कि वहाँ तो लागू होगी ये डेफिनेशंस की। अगर कार्बन और मेटल्स के बीच में जो जब बॉन्ड बनता है तब उसे अपन कहते हैं कि ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन क्या NaCN को ये कह सकते हैं कि आपका Na क्या है, मेटल है, और ये Cn हो गया साइड में, कार्बन से ही तो अटैच है ना। कार्बन और Na के सोडियम के बीच में बॉन्ड तो बन रहा है, इसे भी क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह सकते हैं कि? बिल्कुल नहीं कह सकते इसे। क्यों? नेक्स्ट जो डेफिनेशंस है वो आपकी हर जगह वरी करने वाली है, यानी कि हर जगह आपके लागू होने वाली है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की याद आ रहा है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब जब ऑर्गेनोमेटेलिक्स की रिएक्शंस करवाई जाती है ना, प्लस यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस होता है। जब रिएक्शंस करवाएंगे तो रिएक्शन से रिएजेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस होने चाहिए, यानी कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट बनने के बाद में जब प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए। जबकि यहाँ सोडियम के पास क्या है, केवल +1 होता है, +1 से वो +2 में कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि +2 कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। ओके, तो ये कहानी थी अपनी, बेसिक था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना। तो अब पहले जो अपना जो एक्चुअल में अपन जो पढ़ रहे हैं वो देखने वाले हैं कि रिएक्शंस किस तरीके से करवाएगा, है ना। तो गिरनियर रिएजेंट की रिएक्शंस अगर CO2 के साथ करवा दी जाए, यानी कि CO2 के साथ करवा दी जाए तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करवाएंगे CO2 की प्रेजेंस में, RNGX की रिएक्शंस करवाने वाले हैं CO2 के साथ। देखते हैं किस तरीके से करवाई जा सकती है और किस तरीके से बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं, है ना। अब मान लो मेरे पास है CO2 ये लो CO2 प्लस है RNGX X यहाँ क्या है, हेलोजन से
हेलोजन हो गए। और R का मतलब कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। ओके, अब यहाँ क्या होगा, किस पे प्लस आने वाला है, किस पे माइनस आएगा, तो कार्बन पे जो आपके जो कार्बनिक समूह होगा यानी कि R पे तो माइनस आएगा और इस पे हमेशा प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स की आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है कार्बन की अपेक्षा, यानी कि मेटल्स की मेटल की और कार्बन के केस में देखा जाए, कार्बन है मेटल, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता सबसे कम होती है मेटल्स की, कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है। जब बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं, अपने पास HX है तो उनमें क्या करवाते थे कि X के पास ही जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिस तरह भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसी तरह की तरफ अपन क्या करवाते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं। एक नेक्स्ट अच्छा सा केस है, बताइए ये लो भाई, इसमें बताओ कि किस तरह का आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, किस तरह हो सकता है। अब आप बोलोगे कि कार्बन में क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बट आपके मेटल्स की कम होती है, तो ब्रेक कैसे होना चाहिए, ये आपके इस तरीके से होना चाहिए, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये बन गया और ये मेटल पे क्या आ गया, प्लस चार्ज हो गया, जो कि आपका सरासर गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि यहाँ फैक्टर एक और काम करता है, अपने को स्टेबिलिटी भी साथ में लेकर चलना होता है। जब जब अपन स्टेबिलिटी लेकर साथ चलेंगे तो अपना इजी हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जो ये कंपाउंड बना, अगर इसी बॉन्ड को मैं इस तरीके से ब्रेक करवा देती, दो कंडीशंस हो सकते हैं इसमें, मेटल्स की तरफ या तो इस तरफ बॉन्ड ब्रेक हो या इस तरफ। तो ये फर्स्ट केस तो ये हो गया कि अपन ने क्या किया, कार्बन की तरफ बॉन्ड को ब्रेक करवाया, यानी कि जो माइनस चार्ज आएगा वो कार्बन पे आएगा, जो कि आपका अनस्टेबल कंपाउंड बना। ये कौन सा हो गया आपका, अनस्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। एरोमेटिसिटी के आधार पर अपन देख सकते हैं स्टेबिलिटी, और किसके आधार पर देखेंगे, या तो कोई फैक्टर लगाओ, है ना, भैया एरोमेटिसिटी देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वहाँ को भी देखना होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। और जबकि आपके पास अगर इस तरीके से ब्रेक करवा रहे हो, बी कंडीशन ये है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज प्लस एन माइनस। ओके, तो ये क्या बन रहा है, जो स्पीसीज बन रही है वो आपकी एरोमेटिक बन रही है, एरोमेटिक। और अपने को सबको पता है जब जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनता है तो वो स्टेबल रहता है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस की वजह से वो हमेशा स्टेबल रहता है। बट आपके पास जब एंटी एरोमेटिक बन रहा है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, यानी कि वो रह ही नहीं पाएगा, वो वापस बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं तो वो अपना सही होगा, और जबकि ये आपका इस तरीके से अपन ब्रेक कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या किया अपन ने, जो कार्बन स्पीसीज है, देखो जब जब बॉन्ड ब्रेक करवाने की बात है आपको देखना होगा कि स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तभी बॉन्ड ब्रेक करवाना, वरना मत करवाना। तो अपने पास इसमें ये ब्रेक हो रहा है, आर पे माइनस चार्ज आ रहा है, जबकि आपके एमजी पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। अब यहाँ से अपन इस पे अटैक करवाने, ये रिएजेंट था आपका, ये रिएक्टेंट है ना। रिएक्शंस क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे, किस तरीके से कर सकता है, जब ये चार्ज इस पे आएगा तो क्या बनेगा अपने पास, सी ओ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। जो आर है माइनस में ब्रेक हुआ है वो यहाँ आके अटैक करेगा, वो जो प्लस वाला था वो यहाँ आके अटैक करेगा, यही होगा। तो जो बनेगा आपके पास सी, यहाँ आर बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ओ एन जी एस। ओके, यही बनेगा। अब क्या हो सकता है यहाँ, अगर ये ब्रेक यहाँ से हो या अपन इसे ब्रेक करवाएं, किस तरीके से करवा दें, अगर ये ब्रेक इस तरीके से हो मान लो, तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस चार्ज, है ना, और क्या बनेगा, प्लस एम जी ओ माइनस एच। अब क्या करवा सकते हैं इसका, हाइड्रोजन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा सकते हैं। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे तो वाटर किस में ब्रेक होगा, OH और H प्लस में होगा, OH माइनस H। अब ये यहाँ अटैक हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा,
किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर RMgX ही दिया गया हो तो अपने को ये भी सोचना होगा कि वाटर होगा या कुछ ना कुछ तो उसमें आयनाइजेशन हुआ ही होगा, क्योंकि अपने को खुद से भी ले लेना है कभी कभी, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि केवल RMgX ही है तो मतलब यहीं तक आके रिएक्शंस रुक जाएगी। रिएक्शंस रुकती नहीं है क्योंकि मीडियम भी प्रेजेंट होगा, किसी ना किसी माध्यम में तो रिएक्शंस हुई होगी। तो यहाँ अपन ने सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिया तो वाटर भी तो रिएक्ट करेगा। जब वाटर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन गया, COH प्लस MgOH। ओके, ये बन गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी गिरनियर रिएजेंट की जब रिएक्शंस करवाते हैं तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब इसी तरीके से इस गिरनियर रिएजेंट की कोई नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता हो, है ना। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखने में तो कोई बुराई नहीं है, देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अच्छे से समझ भी सकते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्शंस लेते हैं अपन। यहाँ हो आपके पास C2H5MgX। ओके, X की जगह Cl ले लेती हूँ, अच्छा रहेगा। Cl प्लस CO2 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। CO2 की रिएक्शन C2H5MgCl से करवा रहे हैं तो वो ये सिस्टम रहेगा अपना। खोलो इसे, माइनस स्टार्ट आ जाएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और इस पे तो कोई ब्रेक करवाना ही नहीं है इसे। तो येलो की भाई लगा दिया, C2H5 लगा दिया, यहाँ MgCl भी लगा दिया। अब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दो डायरेक्ट, ब्रेक ना करवाओ, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाओ। ब्रेक तो वैसे ही होगा सेम, तो ये हो गया OH C2H5 प्लस MgClOH। ओके, तो ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। और अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण एल्कोहल प्लस सोडियम से करवाए, यानी कि एल्कोहल और सोडियम लें, जैसे ROH है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, पहले 2 ले लिया। सोडियम की एल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाएं तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड बनेगा, RONA बनेगा। ये एल्कोक्साइड होता है, हो गया। यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी वहाँ बाहर, है ना, यही बनेगा। यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शंस अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाएं, है ना, तो क्या होगा, RONA 2 मॉलिक्यूल से या एक कर लो वैसे, है ना। इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, इंसर्ट होगा, या इंसर्ट रिएक्शंस, यानी कि ये आके फिट हो जाता है इसके अंदर, इंसर्ट रिएक्शंस होगी। इंसर्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, RCOONA बन जाएगा, है ना, ये बनेगा। अब अपने पास जो सॉल्ट बना है उसकी क्या करवाए अपन, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दें। वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, NaOH तो बाहर निकल जाएगा अपना, NaOH प्लस RCOOH बन जाएगा। ओके, यही होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि पहले क्या किया, एल्कोहल की रिएक्शंस करवाई सोडियम के साथ। जब एल्कोहल और सोडियम की रिएक्शंस करवाई जाती है तो एल्कोक्साइड बनता है। एल्कोक्साइड की रिएक्शंस करवा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, इसमें इंसर्ट होता है, एल्कोक्साइड के अंदर आके फिट हो जाता है, इंसर्ट होगा। इंसर्ट होने के बाद में क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। सोल्ट बनाने के बाद भी इसमें क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शंस करवाई। वाटर के साथ रिएक्शंस करवाने के बाद में अपने को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ओके, सेकेंड मेथड हो गया, यानी कि एक गिरगिनार रिएक्शन देख लिया, साथ में अपन ने देख लिया एल्कोक्साइड रिएक्शन, यानी कि एल्कोक्साइड से सोडियम एल्कोक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं अपन। और अगर मान लो अपने पास क्या हो, एल्कोहल प्रेजेंट हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड निर्माण करने के एल्कोहल प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर इनसे अगर प्रोडक्ट बनाना हो, यानी कि इंसर्ट करवाना हो, तो ये इजीली तो बनेगा नहीं। इजीली जब कोई रिएक्शंस नहीं होती है तो कंडीशन अप्लाई की जाती है। आपके पास कंडीशंस क्या हो सकती है, टेम्परेचर कर दो, प्रेशर कर दो, यही अपने आपके पास के, या कैटलिस्ट लगा देते हैं अपन, है ना।
इसमें क्या किया जाता है, इस रिएक्शन के अंदर BF3 की प्रेजेंट में और हाई प्रेशर के यानी कि 500 atm के आसपास अगर प्रेशर लगा दें BF3 की प्रेजेंस में 500 atm के साथ, तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। ओके, COOH। ये रिएक्शन होंगी। इस कंडीशन में होने के लिए, इस रिएक्शंस को होने में कंडीशंस अप्लाई की जाती है। ये 500 atm अपने को दाब लगाना पड़ता है, साथ में अपने को कैटलिस्ट के रूप में BF3 यूज़ करना होता है और जब जाके अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिएक्शंस, ये कंटिन्यू करने वाले हैं, रिएक्शंस ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। फॉर्मेशन या बनेंगे इसका नेक्स्ट यानी कि केमिकल्स रिएक्शंस भी देखेंगे।